मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को मैं कंटिन्यू बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न के प्रारूप पर कई वीडियो दे चुका हूं। आप देख चुके भी होंगे। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देख लीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर बने हुए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। आप 10वीं का बोर्ड इतना आसानी से पास कर सकते हैं और बहुत अच्छे अंक भी ला सकते हैं यदि आप इन वीडियो को देख करके अच्छे से समझ करके हल करना शुरू कर दें। तो चलिए हम चलते हैं। आज हम आपको 15 में 16 नंबर के क्वेश्चन जो द्वितीय उत्तरीय में आते हैं, प्रत्येक 5 अंक निर्धारित हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूं। प्रश्न क्रमांक 15 देखिए, अंतःवृत्त की रचना करना है, जहां पर हमको एक त्रिभुज बनाना है पहले और उस त्रिभुज को लेकर के अंतःवृत्त की रचना करना है। इसके लिए मैं आपको जो ओरिजिनल आप लोगों को जैसा करना है और बनाना है वो मैं बना के बताता हूँ। तो सबसे पहले दिया है, लिख लेंगे। दिया है में क्या है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 90 अंश और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर लेकर के हमको एक त्रिभुज की रचना करनी है। और इस त्रिभुज की रचना के बाद आगे अंतःवृत्त की रचना करेंगे और उसका स्टेप आप लिख सकते हैं कि क्या करना है। तो स्टेप लिखने के लिए देखिए मैं शॉर्टकट और बढ़िया तरीका बताता हूँ। इसका स्टेप को पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को उसी के अनुरूप बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने, त्रिभुज ए बी सी की रचना किया। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 90 अंश और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर से किया। ये पहला पॉइंट हो गया रचना का। त्रिभुज की रचना कैसे कैसे की है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या करेंगे, अब इसमें कोण बी का अंतःवृत्त की रचना करना है हमको। इसके लिए सबसे पहले आप रचना के पद को बड़े ध्यान से देखिए और उसी के अनुरूप हमको अब बनाते जाना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी की रचना करेंगे, जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। तब हम यहाँ पर देखिए नाप के ऐसा 3 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेंगे। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये ए बी हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर का। अब इस 3 सेंटीमीटर पर हमारा बी पॉइंट पे हम लोग 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो चांदे की सहायता से हम लोग बी पर 90 अंश का कोण बना लेते हैं और इस बी से सी की ओर जो लाइन होगा वह 4 सेंटीमीटर का होगा। तो हम इसको बी से सी की ओर तो मिलाएंगे, लेकिन साथ में 4 सेंटीमीटर का भी ध्यान रखेंगे इस पर। ये हो गया, परंतु इस पर 4 ही सेंटीमीटर लेना है हमको। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 सेंटीमीटर ये वाला पॉइंट होगा। यहाँ पर एक पॉइंट कर लेंगे। इस तरह से ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, सी हो गया। हम ए और सी को मिला लेंगे। इस तरह से हमारा रचना का पहला पॉइंट यानी कि त्रिभुज ए बी सी की रचना हो गई, जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 90 अंश तथा बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर का है। अब इसका हम लोग अंतःवृत्त खींचना है, इसलिए हम क्या करेंगे देखिए बड़े ध्यान से। कोण ए का कोणार्धक खींचेंगे। दूसरा रचना का पॉइंट है इसमें, कोण ए का कोणार्धक। तो कैसे खींचना है बड़े ध्यान से देखिए। तो हमने कोण ए का कोणार्धक कैसे खींचा, पहले एक चाप ले लिए, ये वाले चाप को, फिर ये जो कटान बिंदु है इनसे हम लोग फिर से चाप लेंगे और इस तरह से हम कोण ए का अर्धक ए एक्स खींचेंगे। तो ये कोण ए का अर्धक हो गया ए एक्स। अब हम कोण बी का भी अर्धक खींचेंगे। तो सेम प्रोसेस का उपयोग करेंगे, बी पर चाप लेकर के हम लोग इसको करेंगे। बड़े ध्यान से देखते रहिए। ज़्यादा इसी के अंदर काट पीट ना हो, इसके लिए हमने क्या किया, ये जो आर्क पहले लिए थे इसको हमने कैंसिल करते हुए हमने एक दूसरी आर्क ले लिया। सेम आर्क यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये इसको कटान बिंदु मिल रहा है और फिर यहाँ से एक थोड़ा सा बढ़ा करके एक आर्क यहाँ पर ले लिए और यहाँ पर हमने कटान बिंदु प्राप्त किया। इस तरह से हमने कोण बी का अर्धक बी वाई खींच लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए एक्स और बी वाई जहाँ पर मिल रहे हैं ये बिंदु हमारा O जो हम लोग रचना करेंगे अंतःवृत्त उसकी केंद्र होगी। अब वहां से हम एक लंब डालेंगे AB पर OD और फिर OD को त्रिज्या लेकर के हम इस पर वृत्त की रचना करेंगे। तो इसको ध्यान से देखिए। इस पॉइंट पर हमने लंब खींचने के लिए इस तरह से हम ये सेट स्क्वायर के उपयोग से है, मैं फिर प्रोटेक्टर से ही बता दूंगा आप लोगों को। ये इस तरह से देखिए, इस तरह से आया। ये चूंकि कंप्लीट किनारे नहीं रहता इसलिए इस तरह से रहता है। आप चाहें तो इस तरह से चांदे की सहायता से भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको खिसका करके ये देखिए इस तरह से आता है।
तो इस पॉइंट को लेकर के हमको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से लगा करके भी हम लोग इस पर 90 अंश खींच सकते हैं। ये हमारा हो गया ओडी। इस पॉइंट को ओडी को हम लोग अब त्रिज्या लेकर के एक वृत्त की रचना करेंगे। इस तरह से देखिए हमारे अंतर वृत्त की रचना हो गई। यही हमको रचना करना था। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िए। देखिए, करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए प्रति माह माने क्या हो गया, ये आवर्ती जमा हो गया। सीधा सीधा लिखा हुआ भी है, देखिए आवर्ती जमा खाता में जमा करता है। समय कितना है, 2 वर्ष है। बड़े ध्यान से देखिए, यदि ब्याज की दर 5% हो तो 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान किया जाएगा, ये दिया हुआ है प्रश्न। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मासिक जमा 150 रुपए है। जमा कब तक करना है, 2 वर्ष तक जमा करना है। यानी कि 2 वर्ष को हम माह में बदलना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणित 12 माह बराबर हो गया 24 माह तक हमको जमा करना है। अब 24 माह तक जमा किया गया, कुल जमा राशि कितना होगा, कुल जमा राशि 24 माह तक कितना हो जाएगा, 24 गुणित 150 रुपए। तो इसको गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 रुपए हमारे द्वारा आवर्ती खाता में जमा होगा, जो प्रत्येक माह हम लोग 150 के हिसाब से जमा करते जाएंगे। ब्याज की राशि का गणना करना है। तो ब्याज की राशि के लिए जो सूत्र है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर मासिक जमा गुणित दर बटे 100 गुणित माह, और एक ब्रैकेट में माह से एक ज्यादा, महाधन 1, और पूरे का बटा, या तो डायरेक्ट 24 लिखिए या 12 गुणित 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मासिक जमा है 150 रुपए, दर है 5% बटे 100 गुणित माह है 24 माह, और 24 माह से एक ज्यादा माने 25 माह, और ये हो गया 12 गुणित 2। यहाँ पे चाहे तो इसको हम तुरंत काट सकते हैं, 12 एक कम 12 दूनी 2 एक कम 2 एक कम। यहाँ पर देखिए 1 शून्य लास्ट में, इसके भी लास्ट में काट सकते हैं। तो हमारे पास बचा कितना, 15 गुणित 5 गुणित 25 बटे 10, 187 रुपए 50 पैसे। यहाँ पर मैं बता देता हूँ 1875 या ऊपर का गुणा करने से बटे 10, ये दशमलव यहाँ पर रहा है, और ये दशमलव जो है एक अंक पीछे आ रहा है, इसलिए 10 का जो शून्य है वह कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 187.5/1। तो इस तरह से कितना हो गया, 187 रुपए 50 पैसे ब्याज की राशि हुई। अब हमको क्या चाहिए, बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी कितनी राशि टोटल, यानी कि हमने जो जमा किया है वो भी बैंक को देना पड़ेगा हमको वापस, ये वाली राशि, और ब्याज भी इतना हमको देना पड़ेगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मिश्र धन के रूप में जानेंगे इसको। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन है हमारा 3600 रुपए, धन ब्याज है 187 रुपए 50 पैसा, टोटल कर देंगे 3787 रुपए 50 पैसा हो जाएगा। ये हमको मिश्रधन के रूप में बैंक द्वारा लौटाया जाएगा। चलिए अब हम 5 नंबर के प्रश्न तो ये खत्म हो गए। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर के प्रश्न पर। देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन पे है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x प्लस ky इक्वल टू 1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। ये 2 समीकरण दिया हुआ है, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर हमको कंडीशन लगाया है, स्थिति बताया है कि एक अद्वितीय हल होने का है और दूसरा जो है वह कोई भी हल नहीं होने का है। इसमें तीसरा छूट रहा है, उसको मैं लिख देता हूं, आप लोगों को याद हो जाएगा। अंततः अनेक हल हैं। तीनों कंडीशन को मैं स्पष्ट आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, जिससे आप लोगों को अगर ये कंडीशन वाला प्रश्न भी आए तो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अद्वितीय हल होने का जो हमारा कंडीशन है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। यहाँ पर देखिए कोई भी हल नहीं होने का। इससे नेक्स्ट थोड़ा सा सोचिए, a1 बटे a2 यहाँ पर बराबर नहीं था, अगर यहाँ पर बराबर हो जाता है तो b1 बटे b2 हो जाता है। और अगर ये कंडीशन प्राप्त हो जाता है तब हम एक और कंडीशन बचता है जो बराबर नहीं है c1 बटे c2 का। तीसरा कंडीशन अंततः अनेक हल होने का, देखिए a1 बटे a2 भी हो गया बराबर b1 बटे b2 भी हो गया, और यहाँ जो बराबर नहीं है था ये c1 बटे c2 के बराबर हो गया। अगर इस तरह से हमको 3 कंडीशन प्राप्त होते हैं, ये हमारा पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन
और ये तीसरा कंडीशन। ये तीनों कंडीशन आप लोगों को याद होना चाहिए, इसी बेस पे हम लोग बनाएंगे। तो हमको दिया गया समीकरण है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, दिया गया समीकरण दिया है 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1, ये पहला समीकरण हो गया, और 3x माइनस 5y बराबर 7, ये दूसरा समीकरण हो गया। केयरफुली यहाँ से देखते जाइए, मैं लिखते जाता हूँ। a1 b1 c1 का मान हमको चाहिए, a2 b2 c2 का मान चाहिए, तो यहीं से प्राप्त होगा। देखते जाइए यहाँ पर a1 बराबर 2, a2 बराबर 3, ठीक है। इसी के नीचे में है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए b1 बराबर k, b2 बराबर -5, चिन्ह के साथ लेना है, c1 बराबर 1 और c2 बराबर 7। अब इन मानों को हम लोग कंडीशन के हिसाब से लगाएंगे। पहला स्थिति के लिए अद्वितीय हल प्राप्त करने के लिए k का मान जानना है हमको, तो हम क्या करेंगे, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 लगाएंगे। और ये क्या दिखाता है हमको, a1 का मान है 2 बटे a2 का मान है 3, बराबर नहीं है b1 का मान है k बटे b2 का मान है -5। इसको हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने पर देखिए यहाँ पर 2 इंटू -5 नॉट इक्वल टू k इंटू 3, 5 दूनी 10, ऋण 10 हुआ, और ये 3 को डायरेक्ट हम लोग इधर ले आते हैं, 3 नॉट इक्वल टू k, यानी कि k का मान क्या नहीं होना चाहिए, ऋण 10 बटे 3 नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग इसके अद्वितीय हल के लिए इसको हल कर सकते हैं। आगे देखिए, कोई भी हल ना हो, इसका कंडीशन लगाएंगे हम लोग। कोई हल नहीं है, दूसरा कंडीशन लगाते हैं, कोई हल नहीं है। इसका कंडीशन क्या है, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इसका मतलब ये हुआ 2/3 इक्वल टू k बाई -5 बराबर नहीं है c1 बटे c2 1/7। दोनों में से कोई भी कंडीशन को हम 2 बार इसको हल करके कर सकते हैं। देखिए बड़े ध्यान से, एक बार ये लेकर के कर सकते हैं और दूसरी बार में इसको लेकर के कर सकते हैं। तो हम लोग इसको एक एक करते जाते हैं, ध्यान से देखिए इसको। 2/3 इक्वल टू k बाई -5, इसको आगे हल करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तब क्या मिल जाएगा, 2 गुणित ऋण 5 बराबर k गुणित 3, यानी कि ऋण 10 बटे 3 बराबर k। यहाँ पर k का मान ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये होना है। इससे पहले जो कर रहे थे हम लोग उसमें नहीं होना था, इसमें होने वाली स्थिति है। या तो k का मान -10 बटे 3 होना चाहिए। इसका दूसरा कंडीशन इसको लेकर के चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, k बाई -5 नॉट इक्वल टू 1/7, यानी कि k बराबर नहीं होना चाहिए, ऋण 5 एक कम ऋण 5 हो गया तिर्यक गुणा करने से, और ये 7 हो गया। तो k का मान ऋण 5/7 नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन पे हम लोग कोई भी हल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही दोनों को आप लोगों को बनाना था। तीसरा कंडीशन की यहाँ पर मैं बता जरूर दिया हूँ आप लोगों को, इसको यहाँ पे हल करने की जरूरत नहीं है। ये वाला कंडीशन आप अपने से हल करके लगा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 जो 6 अंक के होंगे, आपको इस तरह से प्रश्न आएंगे, देखिए यहाँ पर, और ये भी बहुत सरल होते हैं। समीकरण को हल कीजिए, यानी कि यहाँ पर हम लोग थीटा का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। सीधा सीधा आप लोगों को ऐसे जानना चाहिए। तो दिया हुआ में यही वाला चीज है, प्रश्न ही ऐसा लिखना है हमको, दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैं हल करते जाता हूँ, चूंकि ये दोनों का योग है और इसका योग 4 प्राप्त होता है, तो इस योग को हल करने के लिए आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर चूंकि 1 माइनस साइन थीटा से इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ गुणा करेंगे, देखिए कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, फिर यहाँ पे प्लस है, कॉस थीटा फिर से है अपने आप पहले से। उसके बाद देखिए 1 प्लस साइन थीटा है, उससे इसको पूरा को भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारा, 1 माइनस साइन थीटा बचेगा। तो यहाँ पे जा करके 1 माइनस साइन थीटा का यहाँ पे गुणा कर देंगे, और बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा दोनों में है, इसलिए इसको बाहर निकाल देते हैं। क्या बचा अंदर में, 1 प्लस साइन थीटा बचा, फिर ये देखिए +1, फिर माइनस साइन थीटा बचा। और नीचे का देखिए, आप अच्छे से जानते हैं ये a माइनस बी और a प्लस बी वाला सूत्र का हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे, तब हमको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। आप अब यहाँ पर बदल भी सकते हैं, जितना जल्दी बदल लें अच्छी बात है। ध्यान से देखिए, ऋण साइन थीटा धन साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, और ये 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ऊपर में 2 कॉस थीटा बचा, और नीचे में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
ये आपकी सर्वसमीका है, इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा होता है बराबर 4/1 आया है। यहाँ पर cos थीटा ऊपर में 1 है और नीचे में 2 है, वर्ग है, इसलिए हम लोग इसको अगर हल करेंगे तो ये 2/cos थीटा लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो cos थीटा है ये कट गया और इसका वर्ग का जो था उसका वहां से हट गया और एक ही ठो बचा। ठीक है, इक्वल टू 4/1 तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 4 cos थीटा हो जाएगा। इसको आगे और हल करेंगे तो ये cos थीटा बराबर 2/4 आएगा। इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना मिला हमको 1/2 मिला। आप अच्छे से जानते हैं, आपको चार्ट याद होना चाहिए यहाँ पर कि cos थीटा के सेक्शन में 1/2 कहाँ पर आता है। आप लोगों को अच्छे से याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप लोग पूरा चार्ट को याद कीजिए। cos 60 का मान सारणी से आप लोगों को याद होगा 1/2 होता है और इस 1/2 के जगह पे अब हम cos 60 लिख चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा और यही हमारे समीकरण का हल था। समीकरण में थीटा बराबर 60 अंश प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग दिए गए समीकरण को बड़े आसानी से हल कर लिए और आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं ऐसे बना करके। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए त्रियक गुणा करने पर। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, जो यहाँ पे सूत्र का उपयोग किया जा रहा है आप लोग उसको चाहें तो बड़े आसानी से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र का उपयोग किया गया है, ऐसा बता सकते हैं। यहाँ पर जो उपयोग किया गया है देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, ऐसा भी आप लिख के इसको भी और अच्छे से कर सकते हैं। अब आप समझ चुके हैं तो इन चीज़ों को अवश्य लिखा कीजिए, इससे आप लोगों को अच्छा साफ सुथरा और अच्छे से लिखने का भी जो बेनिफिट होता है वो भी आज में प्राप्त होगा। तो आपने बहुत अच्छे से देखा, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए।